नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम टाइम विद नीलू व्यास में, जहां हर रात 9:30 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दिन भर की सबसे बड़ी बहस पर। एक ऐसी बहस जहां हम बात करेंगे बड़े मुद्दों की, उनके हर पहलू की। आपको बहलाने की कोशिश नहीं, बल्कि आपके सामने सारे तथ्यों को सामने रखेंगे और फिर आप जो राय चाहे बना सकते हैं। एक वादा जरूर है आपसे कि चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष, सवाल पूछने से कभी नहीं डरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। अरविंद केजरीवाल का ऐलान कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को आज संबोधित करते हुए कहा कि देश का सबसे बड़ा राज्य प्रगतिशील क्यों नहीं हो सकता। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली के संगम विहार में मोहल्ला क्लिनिक्स हो सकते हैं तो लखनऊ के गोमती नगर में क्यों नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि केजरीवाल ने कहा कि सारी पार्टियों ने यूपी को धोखा दिया और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, इसलिए अच्छी नियत वाली राजनीति आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच लेकर जाएगी। तो चलिए आज की बड़ी बहस शुरू करने से पहले आज के टॉकिंग पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। तो केजरीवाल के ऐलान के बाद जो सबसे बड़ा सवाल है कि केजरीवाल के ऐलान का कितना होगा असर। क्या संजय सिंह बनेंगे सीएम चेहरा? क्या छोटे दलों पर होगा आम आदमी पार्टी की सफलता का दारोमदार? ओवैसी भी ठोकेंगे ताल तो क्या होंगी चुनौतियां? और क्या योगी के लिए बढ़ेंगी मुश्किलें? क्या फिर से मोदी होंगे बीजेपी के ट्रम्प कार्ड? और चुनावी मैदान में आखिर कहां हैं अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी? तो ये सारे तमाम बड़े सवाल हमारे सामने हैं और आज की चर्चा को शुरू करते हैं हमारे आज के मेहमानों से, जिनसे आपका परिचय करवाती हूं। बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वो जुड़े हैं हमारे साथ। वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अनूप वाजपेयी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज का सवाल मैं शुरू करूंगी वंशराज दुबे जी से। वंशराज दुबे जी, बीजेपी के जो तमाम आलाकमान नेता हैं उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, तो इतना कॉन्फिडेंस आपको कहां से आ रहा है कि यूपी ऐसे राज्य में आप बिल्कुल जीत की लहर का बिल्कुल एक आपने ऐलान कर दिया है और एक अच्छी नीयत वाली राजनीति आज तमाम बातें केजरीवाल ने कर डाली हैं, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं तो और क्या? तो देश में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो एक चीज की कमी रही वो कमी ये रही कि आज तक किसी भी सरकार की साफ और नेक नीयत नहीं रही। तमाम संसाधन होने के बावजूद, तमाम रिसोर्सेज होने के बावजूद आज उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश से बाहर जाता है। उत्तर प्रदेश का मरीज को उत्तर प्रदेश में इलाज नहीं मिलता, इसलिए उसको दिल्ली बाहर जाना पड़ता है। और आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, किसानों को, माताओं बहनों को ठगने का काम किया, याद करिए वो दौर 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता गली गली घूमकर डबल इंजन सरकार बनाने की गुहार कर रहे थे और उस गुहार में कहते थे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की सत्ता में आएंगे तो 13 लाख नौकरियां हर साल देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में, कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिस आयोग के ऊपर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी देने का जिम्मा है, उस आयोग में 85 में से 56 पद आयोग के ही खाली है। 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी भर्तियां निकाली, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इनकी पहली भर्ती से लेकर आज 2020 तक जितनी भर्तियां निकली हैं, एक ही भर्ती नहीं क्लियर हुई। वंशराज जी, तो आप सारे इश्यूज की बात कर रहे हैं, इन इश्यूज के बारे में मैं थोड़ा सा देर में आपके पास आऊंगी, लेकिन हाँ, आपका कॉन्फिडेंस जिस तरीके का है वो वाकई में सराहनीय है। अब मैं ये सवाल अब बीजेपी के पास लेकर जाना चाहूंगी, खेमचंद शर्मा जी के पास, कि जिस तरीके से आज केजरीवाल ने एक तरीके से योगी सरकार को ललकारा है, तो क्या आपकी चिंताएं बढ़ नहीं गई कि एक और विपक्षी पार्टी आपके सामने आ गई?
देखिए, हम सभी जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को छोड़ के पूरे देश में प्रचार करना चाहते हैं, पूरे देश में झूठ फैलाना चाहते हैं। दिल्ली ने उनको चुना है, दिल्ली की जनता के पैसे से वो ऐश कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के पैसे से बड़े बंगले में रह रहे हैं, दिल्ली के जनता के पैसे से वो प्रचार कर रहे हैं पूरे देश में, और दिल्ली की जनता लगातार इसको देख रही है। और आप जानते हैं, आप डीटीसी लो, डीटीसी में हमें 13 से 15,000 बस चाहिए, सिर्फ 2800 बस रोड पे है। आप स्कूल की एजुकेशन लो, पिछले 8-9 महीने से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चों को अगर ये फ्री वाईफाई दे पाते तो बच्चे आराम से पढ़ाई कर पाते, इन्होंने वो नहीं किया। और आप देखेंगे अगर ये लैपटॉप दे पाते सरकारी स्कूलों में तो बच्चे आराम से पढ़ाई कर पाते, वो नहीं किया। स्कूलों को इन्होंने टेक्निकली इक्विप नहीं किया। अब चले जाइए आप अस्पतालों पे, ये जोर जोर से कह रहे मोहल्ला क्लिनिक, अरे कुत्ता रो रहे मोहल्ला क्लिनिक पे, ताले लगे हुए मोहल्ला क्लिनिक पे, वहां पे बुखार की भी तो दवाई आपके कहने का मतलब ये है, आपके कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी की यूपी के चुनावी रण में जो एंट्री है वो आपके लिए कोई चुनौती नहीं है। वो हमारे लिए चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली में ये बहुत बड़े फेल, दिल्ली में यूपी के बहुत सारे युवा रहते हैं, दिल्ली में वो नौकरी करते हैं, और वो अपने गांव में केजरीवाल जी का जो आप कह सकते हैं जो फेल्यूर है उसके बारे में लगातार बात करते हैं, इनके झूठ के बारे में लगातार बात करते हैं। वो कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ कागज पे दिखता है लेकिन हकीकत में है नहीं, और इन्होंने करोड़ों रुपए फूक के जो बोला था ना कि पराली से खाद बनाएंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं एक किसान के खेत में भी पराली से खाद नहीं बना, बल्कि इनके जो अधिकारी हैं 50-50 हजार रुपए का उनपे दंड लगाया है। ओके, खेमचंद जी आपकी बातों से मुझे आपकी बात का सार मिल गया है कि आम आदमी पार्टी आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। आपका कहने का मतलब यह है क्योंकि दिल्ली में इनका गवर्नेंस मॉडल फेल हो गया है, लोगों को बहुत सारी सुविधाएं नहीं दे पाए, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी नहीं दे पाएंगे। चलिए अब मैं ये सवाल अब कपीश श्रीवास्तव से करना चाह रही हूँ। कपीश श्रीवास्तव जी, इसके पहले देखा गया था कि उत्तर प्रदेश में एक त्रिकोणीय पूरा जो एक कॉन्टेस्ट देखा गया था 2017 में, जिसमें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस था, बीएसपी था और बीजेपी था। अब एक और एंट्री हो गई है और वो है आम आदमी पार्टी की। कैसे देखते हैं चुनावी रण को उत्तर प्रदेश के? देखिए नीलू जी, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जितने भी राजनीतिक दल चुनाव लड़े, जनता के पास विकल्प होता है कि वो अपने लिए किसको सेवा का माध्यम चुनती है। अब बहुत देर से ही सही, लेकिन चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी अपना हाथ आजमाना चाहती है, सेवा का माध्यम उत्तर प्रदेश में तलाश रही है, उनके लिए वेलकम है, स्वागत है, वो जरूर आवे। एक चीज जरूर कहेंगे कि देखिए दिल्ली की राजनीति को आप उत्तर प्रदेश की राजनीति से नहीं जोड़ सकते। क्या आपके लिए ये चिंता का विषय है कि आम आदमी पार्टी आपका एक कंपेटिटर बनकर आ गया है, या आपकी पार्टी ने ये सोच लिया है कि आप आम आदमी पार्टी के साथ हाथ बढ़ाएंगे और सहयोगी दल के रूप में आप लोग काम करेंगे आने वाले चुनाव में? देखिए नीलू जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप राजनीति को सेवा भाव से लेते हैं तो उसमें कंपटीशन की कोई बात ही नहीं। जनता जिसे उचित समझेगी लेगी, इनकी नीतियों को लेगी या हमारी नीतियों को लेगी या भाजपा की नीतियों को लेगी, जिस पर मुहर लगाएगी वो सरकार उसकी बनेगी और चलाएगी। जहां तक रह गई बात ये कि देखिए जो समान विचारधारा के लोग हैं, सांप्रदायिक जो दल नहीं है, अगर वो हम लोग की नीतियों में विश्वास करेगा, हमारे नेता में अपनी आस्था व्यक्त करेगा, तो बिल्कुल बात की जाएगी। हम तो पहले ही से कह रहे हैं कि हम छोटे दलों के साथ अपना सीटों का तालमेल और गठबंधन करेंगे जी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ओके, और तो आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी, जिसमें कि आम आदमी पार्टी भी शामिल हो सकती है, और अगर वो तैयार है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल, हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे नेता में, जो हमारी विचारधारा में, जो हमारी नीतियों में आस्था रखेगा, बिल्कुल उसका वेलकम है। बस वो सांप्रदायिक दल नहीं होना चाहिए। बहुत सीधी सी बात है, आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक दल नहीं मानती। ओके, अब मेरा सवाल अनूप वाजपेयी जी से है कि कैसे देख रहे हैं 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव को? अब तो लगता है कि बिल्कुल एक क्वाड्रेंगुलर फाइट नजर आ रही है, जिसमें कि एक कोने पर आम आदमी पार्टी है, दूसरे पर बीएसपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और उधर बीजेपी। किस तरीके से देखते हैं आप अनूप जी? इसके विधानसभा चुनाव का सवाल है
ये बात ठीक है कि आम आदमी पार्टी ने आज दावा किया है कि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देखिए बड़ा सीधा फट्टा है। बीजेपी के साथ सामने जितनी भी पार्टियां आएंगी फायदा बीजेपी को ही मिल रहा है। ओके, जो एंटी बीजेपी वोट है वही मोस्ट वाली। देखिए ये बात तो सही है कि आम आदमी पार्टी थोड़ा एलीट। अनूप जी के लगता है फोन लाइन में ये कनेक्शन कट गया है। मैं ये सवाल खेमचंद शर्मा जी से करना चाहूंगी कि खेमचंद शर्मा जी, आपके लिए इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? क्योंकि जो देखा गया है कि जो योगी जी की जो लोकप्रियता है उसमें भारी कमी आई है। लोग योगी सरकार ने जिस तरीके से काम किया, मैं उनकी उपलब्धियों की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन अगर उनके पर्सनालिटी की बात करूं तो कहीं ना कहीं उसमें लोकप्रियता में कमी आई है। लोग योगी आदित्यनाथ को उस लोकप्रिय नजरिए से नहीं देखते जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं। तो क्या कहेंगे कि लोग किसके नाम पर वोट डालेंगे? मोदी जी के नाम पर वोट डालेंगे या योगी जी के नाम पर वोट पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं नहीं मानता योगी जी की लोकप्रियता में कमी आई है, बल्कि उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। आपको बता दूं, अभी उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होने वाला है। लगातार योगी जी सबके हित में काम कर रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से कोविड महामारी को योगी जी ने हैंडल किया, किस तरीके से कोविड महामारी से हमारे जो भाई बहन हैं उन्होंने उसको सुरक्षित करने की कोशिश की। योगी जी लगातार हर नहीं, लोग बोलते हैं कि योगी जी पीआर कैंपेन में ज्यादा विश्वास रखते हैं। चाहे वो किसी की भी हम बात करें, इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, किसानों की बात कर लीजिए, पीआर पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज में ज्यादा विश्वास करते हैं। असलियत जो जमीनी हकीकत है वो ज्यादा रियलाइज होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये बिल्कुल गलत है। मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ। आप आज उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति 7 बजे के बाद, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, रोड पर नहीं निकलता था। रात को रोड पर निकलने में डरते थे। आज लोग रात दिन चलते हैं। आज पीसीआर की वैन आपको हर जगह खड़ी मिलेगी। एक सेकंड, मैं आऊंगी सबके पास एक एक करके। जी बोलिए। विद इन आपका 10 to 15 मिनट आपके पास पुलिस आती है। आज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर है। आज वहां पे लगातार इन्वेस्टमेंट आ रही है। जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं खेमचंद जी, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। लगातार हम 1 से 1.5 साल से देख रहे हैं किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर वहां पर ध्वस्त हुआ है। चाहे वो रेप केसेस ले लीजिए, विकास दुबे का एनकाउंटर देख लीजिए, पुलिस की बर्बरता देख लीजिए, ये क्या लॉ एंड ऑर्डर है? आप किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं खेमचंद जी, मुझे ये बताइए। नीतू जी, आप कंपेयर करिए कुछ घटनाओं के आधार पर। पूरे प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को आप नहीं माप सकते। आप जाइए, आपको पता चल जाएगा। लोगों से बात करिए 3 साल पहले क्या स्थिति थी। 3 साल पहले लोग थाने में जाने से डरते थे। थानों को एक्सटॉर्शन का अड्डा बना हुआ था। वहां पे पूरी तरीके से लूट खसोट होती थी। जनता की सुनाई नहीं जाती थी। मैं एक सेकंड ये वाला सवाल मैं कपीश श्रीवास्तव से करना चाहूंगी। कपीश जी, सुना जाता है। कपीश जी, यूपी में जब अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो लोग मायावती को याद रखते हैं कि मायावती के राज्य में जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर था उस तरीके का यूपी का शासन कभी नहीं देखा गया। आज एक सेकेंड, मैं कपीश जी से, मेरा सवाल ये कपीश जी से है। 25 साल की कपीश जी, लॉ एंड ऑर्डर है। एक सेकेंड, तेजी से विकास हो रहा है। कपीश जी, तेजी से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तेजी से विश्व की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दूसरी जगह से अपने उत्पादन को हटा के उत्तर प्रदेश में नहीं, हम इन इश्यूज के बारे में भी आपसे बात करेंगे, लेकिन अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, अच्छी सरकार है। इन इश्यूज के बारे में भी बात करूंगी, लेकिन मेरा जो सवाल लॉ एंड ऑर्डर से है वो मैं कपीश श्रीवास्तव से करना चाह रही हूं कि इस समय क्या हालत है। आपके नेता अलग अलग जगह जा रहे हैं। अभी हाथरस का केस हुआ, आपके नेता वहां से गायब थे, लेकिन आप लोग भी लॉ एंड ऑर्डर की इशू को उठा रहे हैं कि किस तरीके से योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर नहीं हैंडल कर पा रही है। तो कितनी सच्चाई है लॉ एंड ऑर्डर की? जो कानूनी व्यवस्था है यूपी की वो इस समय कैसी है? मेरा अगर सवाल आप सुन सकते हैं, जो मेन आज मुद्दा है बेसिकली वो ये है कि आज अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी एंट्री का ऐलान किया है तो यूपी का जो पूरा चुनावी रण है वो कैसा होगा। केजरीवाल का ये कहना है कि अगर दिल्ली में हम फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इस तमाम तरीके की सुविधाएं दे सकते हैं तो यूपी में भी
क्यों नहीं दे सकते। तो ये तमाम सारी चीजें आज अरविंद केजरीवाल ने बोली है। कपिल श्रीवास्तव, मैं आपसे ये सवाल कर रही थी कि जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, जिस पर खेमचंद जी जोर जोर से इस बात को कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल सुरक्षित है हमारे यहाँ और बिल्कुल सुनियोजित ढंग से चल रहा है सब कुछ, और लोग पुलिस स्टेशन में जाने में डरते थे, तो अब वो सारा डर खत्म हो गया है। किस तरीके से देखते हैं यूपी की कानूनी व्यवस्था को आप? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि क्राइम के मामले में 7.30% ये बढ़ चुका है पहले से। तो जो राम राज्य की स्थापना की बात कर करके आए थे, 0% टॉलरेंस की बात करके आए थे, मुसलसल आपने देखा होगा पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं और उसका भी इन्होंने कुछ नहीं किया। इनकी तो पुलिस बिकरू कांड को छोड़ दीजिए, कानपुर के ही जो यादव की लड़के की अपहरण करके हत्या हुई, उसमें रैंसम दिलाने का काम किया। अभी आप देखिए, ये कहते हैं कि संगठित अपराध नहीं होता है। संगठित अपराध तो आपके यहाँ का विधायक कराता है। बलिया के अंदर जो सुरेंद्र सिंह है, उन्हें धर्मेंद्र सिंह को जिस तरीके से बचाया, आईपीसी के सेक्शन 201, 216 के वो मुल्जिम है, उन्होंने भगा दिया और ये वो हत्याभियुक्त था। जिस तरीके से रोना गाना इनकी पार्टी करती है, तो पार्टी विद द डिफरेंस तो ये है क्योंकि गंगा जल बता के नाली का पानी पिलाते हैं। तो इनको तो सारी चीजें सही दिखाई दे रही हैं। हमाम में हसल बात तो यही है कि ये किस तरीके के पूरी दुनिया देख रही है कि राजनीति के अंदर ये कभी इस बात को मानने के लिए स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इनके सरकार को चलाना आता ही नहीं है। तो ये हकीकत है। ये तो सुबोध सिंह जो कि इनकी हत्या हुई, उसके मेन अभियुक्त को ये अपनी पार्टी ज्वाइन करा के पदाधिकारी देते हैं। इनकी पार्टियों में तो अपराधी शामिल हैं। आप बताइए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर 302 का मुकदमा चल रहा है, विचारण चल रहा है। वो अपने ही पर से मुकदमा वापस ले रहे थे। संगीत सोम जो कि मुख्य अभियुक्त बनाया गया, ये इनका विधायक है मुजफ्फरनगर से, जिसको कि दंगा का आरोपी हाई कोर्ट के जज ने अपने उसमें बनाया था, आखिर उनका ये क्यों वापस ले रहे थे? आप देखिए, डिप्टी मुख्यमंत्री के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, 150 इनके जो विधायक हैं उनके ऊपर दर्ज है। तो ये अपराधी चले हैं दूसरों को अपराध दिखाने के। खेमचंद जी, अगर आप जुड़ गए हमारे साथ वापस, जो कानून बनाते हैं वही अपराधी है जी। खेमचंद जी, आपने भी सुना कि कपिल ने क्या बोला, आप इसका जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, सभी जानते हैं समाजवादी पार्टी में 99% लोग गुंडे, लुटेरे, भूमाफिया हैं। हमारी सरकार ने तेजी से इन पे कार्रवाई की है। आपने देखो किस तरीके के अंसारी पे कार्रवाई। एक सेकंड, उनको अपनी बात पूरी कह लेने दीजिए। नेटवर्क था, उसको ध्वस्त किया गया है। इस तरीके से एक सेकंड, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आती हूँ दूसरे सवाल पर। जी बोलिए। पूरी तरीके से उन्होंने जो एम्पायर खड़ा कर लिया, एक एक करके जो लोगों की जमीन है, जो जनता की जमीन है, जो सरकार का उनके ऊपर बकाया बनता है, उसको लिया जा रहा है। तेजी से कार्रवाई की जा रही है। आज वहां पे सुशासन है, आज वहां पे जनता की सुनी जाती है, आज वहां पे भूमाफिया डर में है, आज वहां पे। चलिए, आप कह रहे हैं कि वहां पर सुशासन है, जिन्होंने टैक्स चुराया है वो डर में है, जनता खुश है। आपको बता दूं, योगी जी के राज में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के। अच्छा ठीक है खेमचंद जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ सुशासन है, उसके तहत देने का काम किया जा रहा है। नहीं, मेरा वंशराज जी से अब सवाल है। नई कंपनियों के तहत वंशराज जी, रोजगार स्थापित किया। वंशराज जी, मेरा आपसे ये सवाल है। एक सेकंड। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि 80 क्षत्रियों के ऊपर क्षत्रिय अपराधी हैं, उनके ऊपर मुकदमे हैं। अच्छा एक सेकंड, आप देखिए, ये बिल्कुल बहस बिल्कुल अनएंडिंग हो जाएगी, और भी इश्यूज पे बात करनी है मुझे। वंशराज जी, देखिए, आप लोग दोनों आपस में ऐसे बहस करेंगे तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश बर्बाद कर दिया। खेमचंद जी और कपिल जी, प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। मुझे ये सवाल अब वंशराज जी से करना है। वंशराज जी, मुझे ये बताइए कि आज केजरीवाल जी ने ऐलान किया है एक बड़ी एंट्री का उत्तर प्रदेश में। अब आप दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस को आप उत्तर प्रदेश में लेकर जा रहे हैं, तो ये क्या नासमझी नहीं होगी कि आप जो दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल है आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लेकर जा रहे हैं? आप कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं दिल्ली जैसे राज्य का जो मॉडल है वो यूपी जैसी जगह में? वहां की जो जमीनी हकीकत है वो अलग है, इश्यूज अलग है, कास्ट कैलकुलेशंस अलग हैं। कैसे आप लेकर जाएंगे? लोग कह रहे हैं कि आप तो नासमझी की बात कर रहे हैं, पार्टी बिल्कुल नासमझ है। नीलू जी, बहुत सही सवाल आपने किया, और मुझे लगता है कि जब आम आदमी पार्टी राजनीति में नहीं थी, तो जब हमने ये बात कही थी कि हम 200 यूनिट बिजली आधे दाम पे देंगे, हम अस्पताल को ठीक करके दिखाएंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग
ये लोग हमारे ऊपर हंसी उड़ाते थे। और जब आज हमने 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई और वहां पे जनता की बुनियादी समस्याओं को ठीक किया, तो आज पूरा देश उसको देख रहा है। आपने 2-3 चीज बातें कही। नीलू जी, किसी भी समाज को या किसी भी जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको चलाने के लिए 3-4 चीजों की जरूरत पड़ती है: बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। अगर कोई भी सरकार इन 4 चीजों पे काम कर दे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मिडिल क्लास का या लोअर मिडिल क्लास का या जो गरीब तबका है उसको परेशानी होगी। आज आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, अगर हम मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, अगर उस मोहल्ले में हुई उसको इलाज मिल जा रहा है तो इसमें क्या बुराई है? अगर सरकारी स्कूलों में एसी के कमरे बन रहे हैं, स्विमिंग पूल लग रहा है तो इसमें क्या बुराई है? अगर गुजरात का मुख्यमंत्री अपने लिए 190 करोड़ का हवाई जहाज खरीदता है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 150 करोड़ में दिल्ली की माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा मुफ्त कर देते हैं। आप बताइए ये कौन सा मॉडल अच्छा है नहीं? तो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं चाहिए क्या? क्या उत्तर प्रदेश को 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं चाहिए? नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता को जरूर चाहिए, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इतने बड़े राज्य में, ये सवाल है। अभी तक कोई भी विपक्षी पार्टी इसको नहीं कर पाई है। लेकिन मेरा ये सवाल अब अनूप वाजपेयी जी से, एक सेकंड, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, वंशराज जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। अनूप जी, मुझे ये बताइए कि जो दिल्ली गवर्नेंस मॉडल है, क्या आप उसको उत्तर प्रदेश में लागू कर सकते हैं? और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं योगी सरकार के ऊपर कि इन्होंने बिजली मुहैया नहीं कराई, पानी मुहैया नहीं करवाया, स्कूल, स्वास्थ्य, सारी सेवाएं बिल्कुल फेल है, क्या है जमीनी हकीकत इस समय उत्तर प्रदेश की? क्या योगी सरकार ने वाकई में कुछ काम किया है जिसके बदले में अब लोग उनके लिए वोट डालेंगे? देखिए, जहां तक यूपी गवर्नमेंट, एक तो वो मॉडल की बात आप कर रही थी, दिल्ली मॉडल और यूपी मॉडल में, देखिए दिल्ली में ये बात तो सही है, अप्रिशिएबल है कि जो बिजली, पानी, सड़क और जो स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा, आपने इसमें बहुत अच्छा काम किया है और प्रयास अच्छा किया है। वो एक होता है, समय होता है, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं, तो ये तो बड़ा अप्रिशिएबल है। लेकिन अब वो दिल्ली में कर लिया, यूपी में करना अपने आप में बहुत कठिन काम है, बहुत बड़ा स्टेट है। कहा तो यही जाता है कि ब्रिटेन से बड़ा है उत्तर प्रदेश, तो कुछ देशों के बराबर अगर उत्तर प्रदेश है, वहां पर ये सब चीजें इंप्लीमेंट करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। कैसे पैसा जनरेट करेंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे चीजें होंगी, मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले एप्लीकेबल हो सकता है यूपी में आपका। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की एक जुमलेबाजी होगी कि दिल्ली मॉडल हम रेप्लिकेट करेंगे यूपी में? देखिए, ईमानदारी से पूछा जाए तो वो भी जानते होंगे कि हम 2022 में लड़ के यूपी में सरकार बनाने नहीं जा रहे जी, है ना। यूपी एक बहुत ही टेढ़ा स्टेट है, बिहार हुआ या यूपी हुआ, यहाँ पर राजनीति करना, यहाँ पर प्रशासन चलाना, यहाँ शासन चलाना उतना आसान नहीं है जितना राजस्थान में। नहीं, आपने ठीक कहा। और ये सवाल अब मैं वंशराज जी से करूंगी। वंशराज जी, मुझे ये बताइए, आप भी ऑनेस्टली जानते हैं, जैसा अभी अनूप जी ने कहा कि आपको भी पता है कि आप सरकार नहीं बनाने वाले हैं वहां पर, आपकी पार्टी का रोल क्या होगा? आप क्या सिर्फ वोट काटने जा रहे हैं? अल्टीमेटली आप बीजेपी की ही मदद करेंगे, ये आपको भी पता है। एग्जैक्टली। नीतू जी, मैं अपनी बात रखूं? नहीं, मैं ये सवाल मैं वंशराज जी से कर रही हूँ, वंशराज जी से। जी बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूं, आप इतने कॉन्फिडेंट होके ये बात तो कतई ना कहिए कि हम आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या करने जा रही है, हम वोट काटने जा रहे हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये सब समय तय करेगा। लेकिन जो आज मुद्दे हैं उस मुद्दे पे बात होगी। एक बहुत अच्छा सवाल हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार उन्होंने पूछा कि इतना ज्यादा फंड कैसे हम लोग लेके आएंगे उत्तर प्रदेश में। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा और इसको यहाँ पे जितने हमारे प्रवक्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसको गूगल कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने 5 फ्लाईओवर बनाया दिल्ली में और 5 फ्लाईओवर में हमने 300 करोड़ रुपए बचाया। यानी कि जो फ्लाईओवर बनने का बजट 100 करोड़ रुपए होता था, उसको अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 70 करोड़ 80 करोड़ रुपए में पूरा किया। यानी जो वहां से पैसा बचा, जो लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है उत्तर प्रदेश में, जो लगातार देखिए बिजली के दामों में, उसके बाद पीडब्ल्यूडी में, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, इसी कोरोना के समय में 500 रुपए का ऑक्सीमीटर। वंशराज जी, बीजेपी में 70 सीटें हैं, दिल्ली में सिर्फ 70 सीटें हैं,
यूपी में 403 सीटें हैं, बहुत नीलू जी ज्यादा फासला है। आपको मालूम है कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जहां पे अरविंद केजरीवाल जी के पीछे केंद्र सरकार की 23 एजेंसियां हमेशा पीछे पड़ देती हैं। हमको ढंग से हमारा काम नहीं करने दिया जाता, हमको आए दिन जनता के अधिकारों के लिए धरना करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। चलिए ठीक है, डीटीसी बसों में कैमरा लगवाना पड़ते हैं। आज उत्तर प्रदेश जैसा राज्य अगर आम आदमी पार्टी को मिलता है तो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम यानी कि करेगी। आप अपने पोल कैंपेन में फ्री बिजली, स्वास्थ्य, इनके अलावा आप ये भी बताएंगे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को विक्टिमाइज किया है केंद्र सरकार ने। अब मुझे ये बताइए खेमचंद शर्मा जी, एक सेकंड, मैं अब ये सवाल बीजेपी की तरफ लेके जा रही हूँ। खेमचंद शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए आने वाले यूपी चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा, सबसे बड़ी बात, और जो कि ऑब्जर्वर्स, एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट सब इस बात को कहते हैं कि बीजेपी के पास एक ही हथकंडा है और वो है किस तरीके से ध्रुवीकरण की वो राजनीति करे, और उसके बाद जो दूसरा ट्रम्प कार्ड है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। क्योंकि अगर आप लव जिहाद का कानून लेकर आए हैं, आप सीए और एनआरसी की बात करते हैं, और तमाम तरीके के जो मुद्दे आपकी पार्टी ने अभी उठाए हैं, राम मंदिर का मुद्दा है, तो इससे क्या होगा, आप ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे और अल्टीमेटली जब वोट कंसोलिडेशन होगा तो वो बीजेपी के फेवर में जाएगा। लेकिन आप जो जमीनी हकीकत है, जो इश्यूज है चुनाव के, वो आप कैसे डील करोगे? नीतू जी, सबसे पहले आज का मुद्दा है आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में एंट्री। आपको मैं कुछ चीजें गिनाना चाहता हूँ। आज आम आदमी पार्टी को 6 साल दिल्ली में हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने क्या बोला था कि हम 500 से ज्यादा नए स्कूल बनाएंगे, हम यहाँ पे 50 के आसपास नए कॉलेज बनाएंगे। 6 साल में एक कॉलेज भी आम आदमी पार्टी आज तक बना नहीं पाई। आम आदमी पार्टी ने बोला कि हम 10,000 से ज्यादा नई बसें दिल्ली में लाएंगे, ताकि दिल्ली में जो डीटीसी की परेशानी, बसों की परेशानी है, ट्रैफिक की परेशानी है, वो कम हो सके, लोगों को आराम से बस मिल सके। आप देखेंगे अभी तक 100 बस भी आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में ला नहीं सकी। आम आदमी पार्टी ने बोला हम हर कॉलोनी में हर व्यक्ति को अच्छा पानी देंगे, शुद्ध पानी देंगे, दिल्ली जल बोर्ड का पानी देंगे। आज तक 2,500 से 3,000 कॉलोनियों में पानी की व्यवस्था नहीं है, वो टैंकर से पानी पीते हैं, पानी खरीद के पानी पीते हैं। जहां पे पानी है वहां पे उसकी क्वालिटी घटिया है, पुराने पाइप आज तक रिप्लेस नहीं हुए, और जो दिल्ली जल बोर्ड मैं आती हूँ आपके पास। हाँ बोलिए खेमचंद जी। देखिए आप लोग एक साथ बोलेंगे तो फिर मैं किसी की बात सुन नहीं पाऊंगी, मुझे म्यूट करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरे भैया चुप रहो, तुमको चुपचाप सुना था। एक सेकेंड, खेमचंद जी को बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आती हूँ आपके पास। वंशराज जी बोलिए। 13,000 करोड़ रुपए, एक सेकेंड, खेमचंद जी बात पूरी करिए। देखिए आप लोग इस तरीके से क्रॉस टॉक करेंगे तो किसी की भी बात नहीं जा पाएगी। ना कर पाए। अब मैं आप शिक्षा पे आता हूँ। 8 महीने से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि केजरीवाल जो फ्री वाईफाई देना चाह रहे थे, फ्री वाईफाई। देखिए आपने पूरे मेरे प्रश्न को, खेमचंद जी, खेमचंद जी, खेमचंद जी आपने पूरे सवाल को घुमा दिया। खेमचंद जी आपने पूरे सवाल को घुमाया। मेरा पूछने का आपसे मतलब ये था कि आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। खेमचंद्र जी, नंबर है, जनता इनसे त्रस्त है और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। देखिए खेमचंद जी आपने मेरा लगता है प्रश्न सुना नहीं। खेमचंद जी आपने मेरा प्रश्न सुना नहीं। खेमचंद्र जी आप मुझे अगर सुन रहे हैं, चमकते हैं सिर्फ और सिर्फ ये जनता। देखिए खेमचंद जी अगर आप बोलते रहेंगे और प्रश्न नहीं सुनेंगे तो वो भी गलत होगा। इसके अलावा ये कुछ कर नहीं सकते और इनके करने के कोई बस की भी नहीं। खेमचंद जी आज का टॉपिक जरूर अरविंद केजरीवाल की एंट्री है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की एंट्री के अलावा आज मेरा दायित्व है कि मैं आपसे भी सवाल करूं, और उस सवाल के तहत मैंने जो आपसे प्रश्न किया था कि आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। क्या आप सीए, एनआरसी, लव जिहाद, राम मंदिर, क्या आप इन मुद्दों पर लड़ेंगे आने वाला चुनाव? जो बीजेपी की जो पैटर्न रही है, ध्रुवीकरण की जो राजनीति रही है, क्या उसी के कंधों पर आप आने वाला चुनाव लड़ेंगे यूपी में? क्या होगा मुद्दा आपके लिए? मजबूत कर रहे हैं। वैसे ही हमने बोला जो फंडामेंटल जो हमारे मुद्दे थे कि हम 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर का पूर्ण रूप से देश में विलय करेंगे, हमने किया। हमने जो मुस्लिम बहनें हैं उनको
वो नरक में जी रही थी। ट्रिपल तलाक के माध्यम से उनको टॉर्चर किया जाता था, हमेशा वो दबाव में रहती थी। उनको उस दबाव से मुक्ति दिलाई, उस नरक से मुक्ति दिलाई मोदी जी ने कहा, वो किया। हमने, मोदी जी ने पिछले 9 महीने से 80 करोड़ परिवारों को लगातार भोजन देने की व्यवस्था की है। लगातार, ये विश्व में कहीं नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो उपलब्धियां हैं, एक सेकेंड खेमचंद्र जी, यानी कि जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं आप वही गिना रहे हैं हमें, आप केंद्र सरकार की उपलब्धियों को ही गिना रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल अब सरकार की जो योजना है दिल्ली क्यों नहीं गिना पा रही? क्योंकि दिल्ली में वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करने देते। वहां पे डबल इंजन की सरकार है, योजना दिल्ली में बनती है, योजना का इम्प्लीमेंटेशन धरातल पे यूपी में होता है, तेजी से इम्प्लीमेंटेशन होता है। आज वहां किसान की फसल खराब होती है तो उसको कंपनसेशन तेजी से मिलता है। मेरा सवाल अब पे देखेंगे आज अच्छा लॉ एंड ऑर्डर भी है। आज योगी जी की मेहनत की वजह से विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां, चाइना से लेके कोरिया से, हर जगह से अपने जो उनके प्रोडक्शन यूनिट से वहां से उठा के उत्तर प्रदेश में आ रही है। मेरा सवाल अब कपिल जी से है। उत्तर प्रदेश में उनको सहूलियत मिल रही है, उत्तर प्रदेश में वो रोजगार जनरेट कर रही है, उत्तर प्रदेश का जो रेवेन्यू उसको बढ़ा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आप ये सारे खेमचंद जी, एक सेकेंड, मुझे खेमचंद जी से सवाल करने दीजिए। आपने सारी उपलब्धियां गिना डाली कि इतने इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सारी उपलब्धियां आपने गिनाई कि आपने किसानों के लिए क्या किया, लेकिन जिस तरीके के रिग्रेसिव कानून आपकी सरकार लेकर आती है, जैसे कि लव जिहाद, उसका क्या जवाब है? लव जिहाद के कानून लाने के पीछे मंशा क्या है योगी सरकार की? देखिए, लव जिहाद पे हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी है। अगर शादी की नियत से, सिर्फ शादी की नियत से, जबरदस्ती से अगर धर्म परिवर्तन किया जाता है तो वो मान्य नहीं है। खेमचंद जी, ये बातें किसी से छुपी नहीं है। खेमचंद जी, उनको अपनी आइडेंटिटी छिपा के एक पर्टिकुलर वर्ग के, पर्टिकुलर धर्म के जो लड़के हैं वो शादी करते हैं, जबरदस्ती प्रेशर बनाते हैं। खेमचंद जी, मैं आपसे ये सवाल अभी दोबारा करूंगी। नहीं, ये जो लव जिहाद का कानून है, खेमचंद जी, पर्टिकुलर धर्म के लड़के ने नितिका को गोली मारी, उनको परेशान किया, उनको टॉर्चर किया, खेमचंद जी, दबाव बनाया। खेमचंद जी सुन लीजिए, खेमचंद जी मुझे भी सुन लीजिए। बहुत जरूरी खेमचंद जी, सरकार बहन बेटियों की, अब आप सुनेंगे नहीं, मुझे पता है। खेमचंद जी, अब आप नहीं सुनेंगे, मुझे पता है। पार्टी एक पर्टिकुलर धर्म की अपीजमेंट। खेमचंद जी, मुझे ये बताइए, इन्होंने जो गुंडे पाले हुए थे, हम उनको वहां पे गुंडागर्दी। अच्छा ठीक है, आप उन गुंडों को पकड़ रहे हैं, मुझे ठीक है, आपने बोला आप उन गुंडों को पकड़ रहे हैं। मेरा सवाल अब कपिल श्रीवास्तव जी से है कि मुझे बड़ी हैरानी होती है आज। खेमचंद जी, जो मैं ये पूछ रही थी आपसे, जो सवाल मैं बार बार आपको बीच में रोकने की कोशिश कर रही थी, आपने सारी गिना डाले कि किस तरीके से गुंडागर्दी चल रही थी और जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था, लेकिन आपने उस बात का जवाब मुझे नहीं दिया कि पुलिस किस तरीके से बर्बर व्यवहार कर रही है। अभी हाल में देखिए मुरादाबाद में क्या हुआ, जो कांट इलाके में जो केस आया था, उसके पहले जो एक केस आया कि किस तरीके से एक मुस्लिम युवक, सुन लीजिए, मुस्लिम युवक और मुस्लिम युवती थी, उनको एक अफवाह के बेसिस पर पकड़ लिया गया। आइडेंटिटी बना के वो कहते हैं कि हम हिंदू लड़के, हिंदू परिवार है, बाद में पता चलता है। और शादी के बाद जो हिंदू बहनें हैं उनका कन्वर्जन किया जाता है, उन पे उत्पीड़न किया जाता है। मुझे पता है आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इस बात को बिल्कुल स्वीकारेंगे नहीं। खेमचंद जी, अच्छा एक सेकेंड, अरे समस्या खत्म करनी है। एक सेकेंड, मुझे वंशराज, एक सेकेंड, मैं कपिल श्रीवास्तव के पास जाना चाहती हूँ। कपिल जी का शायद मुझे बताया जा रहा है कि फोन फिर से कट गया है, लेकिन मैं ये सवाल वंशराज जी के पास लेकर जा रही हूं कि वंशराज जी, आज आपके पास क्या काट है? लव जिहाद का कानून जिसका डंका बजा रही है योगी सरकार, किस तरीके से पुलिस एक बर्बर रवैया अपना रही है, जिस तरीके से अभी हाल में एक मुस्लिम युवक और युवती को पकड़ा गया एक अफवाह के बेसिस पे। एक मिनट, मुझे सवाल करने दीजिए, नीतू जी, शब्द को प्लीज चेंज करिए। पुलिस अपना काम कर रही है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस असंवेदनशील है। खेमचंद जी, आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे कि पुलिस में संवेदनशीलता की भी कमी है? मैं ये सवाल वंशराज जी से पूछूंगी। वंशराज जी, आप किस तरीके से काउंटर करेंगे लव जिहाद के कैंपेन को, मुझे ये बताइए। देखिए लव जिहाद पे तो मैं बाद में बोलूंगा, पहले मुझे जरा ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो आज 2 साल, 4 साल, 6 साल दलित बच्चियों के साथ, ब्राह्मण की बच्चियों के साथ
ओबीसी समाज के साथ जो उनके साथ हत्या हो रही है, उनके साथ घटना हो रही है, वो भी समाज की महिला है। नहीं, आप टॉपिक घुमाइए नहीं वंशराज जी आपने फिर से टॉपिक घुमा दिया। वंशराज जी, मेरा सवाल ये था कि आप लव जिहाद के नैरेटिव को कैसे काउंटर करेंगे? वंशराज जी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। नहीं, कपिल शर्मा जी, अगर आप बाकी लोगों को म्यूट करिए। मुझे कपिल जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, कपिल जी आपसे मेरा ये सवाल है। कपिल जी, मुझे ये बताइए कि जो लव जिहाद का नैरेटिव है, जिस तरीके से योगी सरकार ने लव जिहाद का कानून लेकर आया, मुझे हैरानी होती है कि आप लोग लव जिहाद के कानून के खिलाफ बोलते ही नहीं कुछ। विपक्षी पार्टी क्यों चुप है? क्या उनको ये डर है कि उनका वोट बैंक हो जाएगा? क्या वजह है आप लोग चुप है? कपिल श्रीवास्तव जी, आप मुझे सुन सकते हैं? फिर से उनका संपर्क टूट गया है। वंशराज जी, आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया और आपने टॉपिक घुमा दिया। आपको यह बताना है कि लव जिहाद का जो नैरेटिव है, आप उसे कैसे काउंटर करेंगे? वंशराज जी, आप मुझे सुन सकते हैं? मुझे बताइए खेमचंद जी, अगर आप सुन सकते हैं। आपने बार बार इस बात को कहा है कि लव जिहाद का कानून एक वाकई में ऐसे केसेस होते हैं गुंडागर्दी को रोकने के लिए आपने किया है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला, कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा है कि जबरन आप किसी के भी ऊपर आप जबरन कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन हाल में जिस तरीके के एफआईआर हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं, वो क्या बताता है, क्या कहानी बता रहा है? मैडम, कोर्ट ने क्या कहा है कि जबरन मतलब जो लड़के कर रहे हैं, जो दबाव देके धर्म परिवर्तन कराते हैं, जो शादी से महीने 2 महीने पहले धर्म परिवर्तन कराते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के शादी करते हैं, वो गलत है। ऐसी सारी शादियां मान्य नहीं है, उनको निरस्त करना है। उनको जो लीगल आप जबरी अमान नहीं पहना सकते। तो अब जो कंप्लेंट आ रही है, परिवार जब कह रहा है कि भाई आइडेंटिटी छुपाई गई, बच्ची को अगवा किया गया, बहकाया गया, गलत क्या है? परिवार जब कह रहा है और बच्ची को भिन्न भिन्न तरीके से इन्होंने दबाव बना के या उनका माइंड वॉश करके उनपे आप देखेंगे कि शादी के लिए दबाव बनाया गया है, तो पुलिस को तो कार्रवाई करनी है। कानून किस लिए बना है कि जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। अगर कोई सहमति से करता है, 1 महीने का नोटिस देता है, एडमिनिस्ट्रेशन को बताता है, आज भी रोक नहीं है, करे। अगर परिवारों में सहमति है, अगर दोनों में सहमति है, अगर कोई दबाव नहीं है, तो आप नोटिस दें और नोटिस देने का वेट करें और वेट करने के बाद शादी करें। लेकिन आप अगवा कर लें, लेकिन बार बार जो बीजेपी पे एक आरोप लगाया जा रहा है, योगी सरकार पर बार बार इस बात का आरोप लग रहा है कि आप लोग एक खास समुदाय को टारगेट करने के लिए आप ये कानून लेकर आए हैं और आप उसके लिए मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। नहीं, आपको बताऊं कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत 25 सालों से जो सरकारें थी, वो सिर्फ एक धर्म को बढ़ावा दे रही थी और उन्हीं का साथ दे रही थी, उन्हीं को अपीज करती थी। हिंदुओं का अपमान करना उनको एक शौक था, हिंदुओं का अपमान करना उनके लिए एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति थी। अगर आज हिंदू के हक की बात हो रही है तो वो कम्युनल कैसे हो गया? चलिए, हमारे गेस्ट, एक सेकंड, हमारे गेस्ट का कनेक्शन टूट गया था, हमारे गेस्ट का कनेक्शन टूट गया था। मैं कपिल श्रीवास्तव जी से पूछना चाहूंगी, एक सेकंड। कपिल श्रीवास्तव जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी, आपका कनेक्शन उस समय कट गया, कि मुझे ये इस बात की हैरानी होती है कि आप लोग लव जिहाद के मुद्दे को पूरी प्रबलता से क्यों नहीं उठा रहे, क्यों चुप है समाजवादी पार्टी? पूरी तरीके से उठाया है। बहुत सीधी सी बात है, लव जिहाद नाम का कोई कानून ही नहीं है। ये तो झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने, योगी सरकार ने जो ऑर्डिनेंस लाया है, उसमें अगर किसी भी क्लास के अंदर लव जिहाद को परिभाषित किया गया हो तो बताइए। नहीं, लेकिन मैं तो कहीं पर, मैंने तो कहीं अखिलेश यादव का इंटरव्यू नहीं देखा, मैंने अखिलेश यादव की कहीं भी साउंड बाइट नहीं देखी कि वो लव जिहाद को कंडेम कर रहे हो, कहीं पे भी नहीं देखा। आप कह रहे हैं कि हम पूरी प्रबलता से इस इशू को उठा रहे। आपको लगता है कि आप हिंदुओं को नाराज कर देंगे या मुस्लिम्स को नाराज कर देंगे? नीलू जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। लव जिहाद कोई शब्द ही नहीं है, ये तो इनलीगल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।
क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने जिन शब्दों का प्रयोग किया था उसके उलट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दी है। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, ये तो नागपुर के संविधान से चलने वाले लोग हैं। चलिए अब मैं अनूप जी से सवाल करूंगी। अनूप जी, जो 2022 का चुनाव है, आप मुझे बताया जा रहा है कि फोन कनेक्शन कट चुका है इस समय फिर से सारे गेस्ट का, लेकिन 2022 का चुनाव कुल मिलाकर बहुत ही एक रोचक चुनाव होने वाला है। 2017 के अगर आप चुनाव देखें तो उसमें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था और बीएसपी थी और एक जो तीसरा पिलर था वो बीजेपी का था, तो त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट नजर आ रहा था। लेकिन 2022 में अब ये कहा जा रहा है कि जो बिहार में महागठबंधन का जो पूरा एक्सपेरिमेंट था उसके सफलता के बाद अब जितनी भी जो रीजनल पार्टीज हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, उन्होंने कहा कि वो छोटे दलों के साथ वो हाथ मिलाकर और एक एक्सपेरिमेंट करेंगी जिससे कि वो बीजेपी को काउंटर कर सके। तो अब ये कौन सी पार्टीज होंगी, कौन से दल होंगे, और बहुत सारे ऐसे मोर्चे वहां पर ऑलरेडी बन चुके हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको बताऊं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा है जो कि 8 पार्टियों का एक समूह है, तो उस तरीके के कई मोर्चे हैं। अब आम आदमी पार्टी ऐसे मोर्चों में कहां पर फिट होती है उसको देखना होगा, लेकिन जो एक पैटर्न देखा गया है कि एंटी बीजेपी वोट से बीजेपी का ही अल्टीमेटली फायदा होता है, जैसे कि हमने बिहार में भी देखा। तो इसी का लोग अंदेशा लगा रहे हैं कि यूपी में भी कुछ इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट दिखेगा। लेकिन एक और विपक्षी दल बीजेपी के सामने खड़ा हो गया है, लेकिन अगर ये सारे विपक्षी दल अगर एक साथ हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, तो मुश्किलें योगी सरकार के लिए बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर एक रोचक चुनाव है और इस चुनाव से जुड़ी हुई सारी खबरें हैं वो JK 24/7 न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा और जैसे जैसे चुनावी ब्यूगल बजेगा उससे जुड़ी भी खबरें हम आपको बताएंगे।